एक बाहुबली राजनेता महीनों बाद जेल से बाहर आ रहा है और बाहर सड़कों पर मतलब हजारों समर्थक गुलाल उड़ा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां बंट रही हैं। बिल्कुल एक जश्न का माहौल है। एकदम जश्न, और नारे लग रहे हैं कि ये सत्य की जीत है, न्याय की जीत है। बात है साल 2025 की। भदौर थाना क्षेत्र में एक राजनीतिक रैली का माहौल था। पीएस केस 110/2025। राइट। तो पुलिस की एफआईआर के मुताबिक एक व्यक्ति हैं जिन्हें कानूनी भाषा में इन्फॉर्मेंट या सूचक कहते हैं, उनके दादा दुलार चंद यादव अपनी गाड़ी से जा रहे थे। तभी अचानक याचिकाकर्ता यानी विधायक अनंत सिंह अपने कई साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं और माहौल तुरंत हिंसक हो जाता है। बहुत हिंसक। एफआईआर में दर्ज कहानी के अनुसार सह आरोपी राजवीर सिंह और करमवीर सिंह दुलारचंद यादव को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर खींचते हैं। हाँ। इसके बाद विधायक अनंत सिंह अपनी बंदूक निकालते हैं। हाँ। और दुलारचंद के बाएं पैर की एड़ी पर गोली मार देते हैं, मतलब एड़ी हील पर। देखिए कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अच्छा। एफआईआर आगे बताती है कि गोली लगने के बाद जब दुलारचंद गिर जाते हैं तब सह आरोपी छोटन सिंह और कंजे सिंह वो लोहे की रॉड से उनके सिर, पीठ और पेट पर बेरहमी से वार करते हैं। बाप रे। और अंत में एक थार गाड़ी से उन्हें कुचल दिया जाता है। ओहो। और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो जाती है। तो मतलब ये किसी एक्शन फिल्म के खौफनाक दृश्य जैसा लगता, जहां एक के बाद एक कई लोग हमला कर रहे हैं। बिल्कुल। एफआईआर खुद चीख चीख कर कह रही है कि दुलारचंद को लोहे की रॉड से पीटा गया और थार गाड़ी से कुचला गया। और ये काम सह आरोपियों ने किया। तो विधायक अनंत सिंह पर जो आरोप है वो सिर्फ पैर की एड़ी पर गोली मारने का है। राइट। तो फिर कुचलकर मारने की जिम्मेदारी उस इंसान पर कैसे डाल दी गई जिसने सिर्फ पैर पर गोली चलाई? ये तो कानून का बड़ा अजीब तर्क हुआ। देखिए आम आदमी के नजरिए से ये अजीब लग सकता है, लेकिन यहीं पर कानून की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा काम करती है जिसे साझा इरादा कहते हैं। इंग्लिश में शेयर्ड इंटेंट। हाँ, शेयर्ड इंटेंट। बीएनएस की जो धारा 3 सबसेक्शन 5 लगाई गई वो इसी बारे में है। एफआईआर सिर्फ अभियोजन पक्ष यानी शिकायतकर्ता और पुलिस की तरफ से बताई गई एक कहानी होती है। मतलब ये अंतिम सत्य नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कोई साबित हो चुका सच नहीं है। जब ये कहानी अदालत में सबूतों की कसौटी पर कसी गई तो पूरी की पूरी तस्वीर ही पलट गई। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि वो तस्वीर पलटी एक मेडिकल रिपोर्ट की वजह से। हाँ। जब मैं इस जमानत आदेश को पढ़ रहा था तो मेरी नजर सीधा पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाले हिस्से पर गई। मतलब अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी एक ऐसे जिंगा टावर की तरह लग रही थी जिसमें से फोरेंसिक साइंस ने एक सबसे अहम ब्लॉक खींच लिया और पूरी कहानी भरभरा कर गिर गई। बहुत सही उपमा दी आपने। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि दुलारचंद की मौत का कारण गोली लगना था ही नहीं। बिल्कुल, विज्ञान ने चश्मदीद गवाहों की कहानी के सबसे मुख्य आधार को ही खत्म कर दिया। रिपोर्ट में मौत का कारण हाइपोवोलेमिक शॉक और कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर बताया गया। अब जरा इसे आसान भाषा में डिकोड करें। हाइपोवोलेमिक शॉक। हाँ, हाइपोवोलेमिक शॉक मतलब शरीर से इतना ज्यादा खून बह जाना या अंदरूनी अंगों का इतना डैमेज हो जाना कि दिल के पास पंप करने के लिए खून ही न बचे। ओहो। और वो काम करना बंद कर दे। तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ। और ये क्यों हुआ? क्योंकि फेफड़ों और दिल में क्रश्ड इंजरी थी। मतलब उन्हें किसी भारी चीज से कुचला गया था। बिल्कुल। रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये चोट किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी थी, हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट। और याद कीजिए एफआईआर में कुचलने का आरोप किस पर था? सह आरोपियों पर। वही तो, अनंत सिंह पर तो सिर्फ बंदूक चलाने का आरोप था और बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत में इसी बात को मजबूती से पकड़ लिया। एकदम। उन्होंने कहा कि भाई जिस चीज से जान गई वो तो हमारे मुवक्किल ने किया ही नहीं। देखिए बचाव पक्ष की कानूनी रणनीति यहाँ बहुत आक्रामक थी। उन्होंने अदालत के सामने 2 बहुत ही तकनीकी दलीलें पेश की। कौन सी? पहली बात, जिस गोली की बात हो रही है वो शरीर के किसी वाइटल पार्ट यानी महत्वपूर्ण अंग जैसे सिर, सीना या पेट पर नहीं लगी थी। हाँ, वो तो सिर्फ एड़ी पर लगी थी। राइट। और दूसरी बात, गोली एक ही बार चलाई गई, उसे दोहराया नहीं गया। तो कानूनी न्याय शास्त्र में जब आप किसी के पैर के निचले हिस्से पर एक गोली मारते हैं और फिर रुक जाते हैं तो
तो ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपका जान से मारने का इरादा था। मतलब इंटेंशन टू किल नहीं था। हाँ, अगर इरादा हत्या का होता तो गोली सर पर मारी जाती या कई गोलियां चलाई जाती। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अगर आप 5-6 लोगों के साथ हथियारों से लैस होकर किसी पर हमला कर रहे हैं तो क्या ये अपने आप में मारने का इरादा साबित नहीं करता? ये एक पॉइंट है। मतलब कोई एड़ी पर गोली क्यों ही मारेगा अगर उसे सिर्फ डराना हो? आपका सवाल पूरी तरह से तार्किक है, लेकिन अदालतें धारणाओं पर नहीं, साक्ष्यों के लिंकेज पर चलती हैं। साक्ष्यों के लिंकेज पर? ठीक है। और यहाँ पुलिस की जांच में इतने बड़े झोल थे कि बचाव पक्ष का काम बहुत आसान हो गया। कैसे? अगर हम पुलिस की जांच को देखें तो एफआईआर कह रही है कि गोली चली। हाँ। लेकिन पुलिस को घटनास्थल से न तो कोई खोखा मिला, न कोई कारतूस बरामद हुआ और न ही कोई हथियार जब्त किया गया। एम्प्टी कार्ट्रिज भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? अगर एफआईआर में चश्मदीद कह रहा है कि गोली चली, हाँ। लेकिन न तो पुलिस को खोखा मिला और न ही पोस्टमार्टम में मौत का कारण गोली निकला, तो क्या पुलिस की शुरुआती जांच पर ही सवाल नहीं खड़े हो जाते? बिल्कुल होते। और सिर्फ खोखा ही गायब नहीं था। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि जमानत आदेश में केस डायरी का भी जिक्र है। ओह, केस डायरी, ये पुलिस वाली डायरी। हाँ, केस डायरी किसी भी आपराधिक मामले की रीढ़ होती है। ये जांच अधिकारी का वो रोजमर्रा का रजिस्टर है जिसमें वो लिखता है कि उसने आज किस गवाह से बात की, मौके पर क्या देखा। तो इस केस डायरी में क्या था? इसी केस डायरी के पैराग्राफ 81 से लेकर 191 तक एक बहुत ही अलग कहानी चल रही थी। अच्छा। आदेश में साफ लिखा है कि घटनास्थल पर कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात थे, उनकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी हुई थी और उनके बयान भी दर्ज थे। तो उन्होंने तो सब देखा होगा। मजे की बात देखिए, उन दर्जनों पुलिसकर्मियों में से किसी एक ने भी अपने बयान में ये नहीं कहा कि उसने अनंत सिंह को गोली चलाते हुए देखा। अरे बाप रे, मतलब पुलिस खुद ही अपनी एफआईआर का समर्थन नहीं कर रही थी। बिल्कुल, किसी भी स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन पक्ष की इस कहानी की पुष्टि नहीं की। तो इसमें अदालत क्या करती है? जब ऐसी स्थिति बनती है जहां मेडिकल साइंस आपके चश्मदीद गवाह की कहानी से मेल नहीं खाता और पुलिस के अपने केस डायरी आपकी एफआईआर को सपोर्ट नहीं कर रही हो, तो भारतीय न्याय व्यवस्था में एक सीधा नियम लागू होता है। कौन सा नियम? बेनिफिट ऑफ डाउट या संदेह का लाभ। और ये लाभ हमेशा आरोपी को मिलता है। हमेशा? हाँ, अदालत ये देखती है कि पुलिस की जांच और फोरेंसिक सबूतों के बीच का विरोधाभास इतना गहरा है कि आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। ये बात तो है। और आदेश पढ़ने पर मैंने एक और फैक्टर देखा था। हाँ, मृतक का बैकग्राउंड। राइट, बिल्कुल। बचाव पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि जो मृतक था दुलारचंद यादव, उसका खुद का एक लंबा आपराधिक इतिहास था। हाँ, उसे एक हार्डकोर क्रिमिनल बताया गया अदालत में। इतना ही नहीं, इसी घटना को लेकर एक क्रॉस एफआईआर भी दर्ज थी। मतलब ये कोई सीधा साधा मामला नहीं था जहां एक मासूम पे अकारण हमला हुआ हो। ये दो गुटों के बीच की एक जटिल और हिंसक झड़प का मामला लग रहा था। देखिए, क्रॉस एफआईआर होने का मतलब ही ये है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए ये तय करना कि आक्रामक कौन था और बचाव कौन कर रहा था बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई फोरेंसिक साइंस और केस डायरी की। इन झोलों ने तो बचाव पक्ष की मदद कर दी। लेकिन अदालत के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ अभी भी खड़ा था। आपराधिक इतिहास? बिल्कुल, याचिकाकर्ता का अपना लंबा आपराधिक इतिहास। जब मैं आदेश पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अदालत इस पॉइंट पर आकर शायद जमानत खारिज कर दे। ये सोचना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि किसी भी बेल हियरिंग में क्रिमिनल एंटीसेडेंट यानी पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को हमेशा एक मजबूत आधार के रूप में पेश किया जाता है। हाँ, प्रोसिक्यूशन तो यही चाहेगा ना। बिल्कुल। अभियोजन पक्ष की हमेशा कोशिश होती है कि वो जज साहब को ये बताए कि ये व्यक्ति आदतन अपराधी है, इसे बाहर मत छोड़िए। और यहाँ तो इतिहास को लेकर ही दोनों पक्षों में गजब की लड़ाई थी। कैसे? बचाव पक्ष के वकीलों ने दावा किया कि अनंत सिंह के खिलाफ जो 51 मुकदमे दर्ज हैं, 51? हाँ, 51, उनमें से ज्यादातर में वे बरी हो चुके हैं या फिर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर मामला बंद कर दिया है। और जो 16 मामले बचे हैं उनमें वे पहले से जमानत पर है। ओके। दूसरी तरफ पुलिस की केस डायरी के पैराग्राफ 174 में 27 लंबित मामलों की एक लिस्ट दी गई थी।
और बचाव पक्ष ने इसे सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता यानी पॉलिटिकल राइवलरी का नाम दे दिया। देखिए, ये एक बहुत ही क्लासिक डिफेंस है। मतलब जब किसी राजनेता पर बहुत सारे मुकदमे होते हैं तो ये तर्क देना आसान होता है कि सत्ता में बैठे विरोधियों ने राजनीतिक रंजिश के चलते फर्जी मुकदमे लाद दिए हैं। लेकिन हमें भारतीय न्याय शास्त्र के उस बुनियादी सिद्धांत को समझना होगा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दोहराया है। कौन सा सिद्धांत? जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। ओके। अगर अदालत किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके पुराने आपराधिक इतिहास के आधार पर जेल में रखती है तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन बन जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध। हाँ, जो कि एक बिल्कुल अलग कानून है। तो मतलब अदालत सिर्फ वर्तमान मामले के सबूत देखेगी, इतिहास को साइड में रख देगी। काफी हद तक हाँ। इस वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता 2 नवंबर 2025 से जेल में था। जब माननीय न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा ने सारे तथ्यों को देखा कि मेडिकल रिपोर्ट में मौत गोली से नहीं कुचलने से हुई है, राइट, मौके से कोई गोली नहीं मिली है और पुलिस कर्मियों ने खुद गोली चलते नहीं देखी है, तो उनका आधार स्पष्ट था। क्या आधार? कि अगर प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी वर्तमान मामले में आरोप साबित होने के सबूत कमजोर हैं, तो सिर्फ पुराने मुकदमों का हवाला देकर किसी को बिना ट्रायल के महीनों या सालों तक जेल में सड़ाना न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। और इसीलिए उन्हें 15,000 रुपए के निजी मुचलके यानी बेल बॉन्ड और 2 जमानतदारों की शर्त पर जमानत दे दी गई, जिसमें से एक परिवार का सदस्य होना चाहिए। हाँ। और अदालत ने इस राहत के साथ कुछ बहुत सख्त शर्तें भी लगाई हैं। हाँ, है ना? बहुत सख्त शर्तें। जैसे कि गवाहों को डराना धमकाना नहीं है, सबूतों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, और ट्रायल की हर एक तारीख पर अदालत में पेश होना है। लेकिन जैसे ही ये आदेश अदालत के पन्नों से निकलकर बेगूसराय और मोकामा की सड़कों पर पहुंचा तो क्या हुआ? इसकी शक्ल ही बदल गई। जमीनी रिपोर्टिंग बताती है कि 3 महीने बाद जेल से बाहर आने की खबर मिलते ही इलाके में जश्न का माहौल बन गया। सड़कों पर युवाओं की टोलियां अबीर गुलाल उड़ा रही थीं, पटाखे फोड़े जा रहे थे और अनंत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। समर्थकों ने इस तकनीकी जमानत को सीधे सीधे न्याय की जीत और साजिश की हार घोषित कर दिया। यही तो पॉलिटिकल परसेप्शन है।